चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब फॉलोअर्स मेरे को क्वेश्चन करते रहते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स वगैरह लिखते हैं कि ओएफएस के बारे में बताइए। तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट जानकारी मिले और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। और आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ओएफएस के बारे में। ओएफएस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओएफएस का पर्पस क्या है, इसमें कौन सी रूल्स है, कौन सी रेगुलेशन है, उस चीज के बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओएफएस में कौन कौन बीट कर सकते हैं और किस तरह बीट कर सकते हैं, उसमें टर्म्स कंडीशन क्या है। उसके बाद मैं ओएफएस और आईपीओ का कंपैरिजन बताऊंगा। बहुत सारे लोगों में ओएफएस और आईपीओ में कंफ्यूजन होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ओएफएस और आईपीओ दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। मैं आपको डिटेल्स जानकारी दूंगा। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ओएफएस का प्रोसेस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और लास्टली मैं आपको ओएफएस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। तो ये मेरा वीडियो का कंप्लीट एजेंडा है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए ताकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए, सही जानकारी पाने के लिए पेशेंस बहुत ही ज़रूरी होती है। और स्टॉक मार्केट में तो पेशेंस रखना ही पड़ता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ओएफएस के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता है ओएफएस का फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल। देखिए, ऑफर फॉर सेल जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है नहीं। सबसे पहले सेबी ने 2012 में ओएफएस का कॉन्सेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में लाई। ऑफर फॉर सेल ऐसा एक प्रोसेस है जहां पे एक कंपनी का जो प्रोमोटर्स होते हैं उसके पास जो शेयर्स होते हैं, उस शेयर्स को वो इन्वेस्टर को एक्सचेंज के द्वारा बेच सकते हैं। आप सभी को पता है एक कंपनी का बहुत सारे प्रोमोटर्स होते हैं और उनके पास भी शेयर्स होते हैं। अगर कोई प्रोमोटर अपना शेयर्स बेचना चाहते हैं एक्सचेंज के माध्यम से, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं ओएफएस। तो चलिए आपको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक कंपनी का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूं जहां पर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ शेयर्स प्रोमोटर के पास है, करीबन 71.77%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 12.7% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 10.67% है और पब्लिक डोमेन में 4.86% शेयर होल्डिंग है। यानी यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन ऑफ शेयर्स जो प्रोमोटर के पास है, करीबन 71.77%। अब कितने प्रोमोटर्स हैं? एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 71.77% जो शेयर्स प्रोमोटर के पास है वो 4 प्रोमोटर के पास है, ए बी सी ई। यही 4 प्रोमोटर्स है जिसके पास टोटल 71.77% कंपनी की होल्डिंग्स इनके पास है। इनमें से सी नाम का जो प्रोमोटर है वो चाहते हैं कि उनके पास जो होल्डिंग्स है उसको बेचना चाहते हैं पब्लिक को एक्सचेंज के माध्यम से। तो इसीलिए सी नाम का जो प्रोमोटर्स है उनके पास जो होल्डिंग है वो ओएफएस के रूप में पब्लिक को बेच सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कंपनी के कोई भी प्रोमोटर अगर अपना होल्डिंग्स बेचना चाहते हैं पब्लिक को, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर नॉन रिटेल इन्वेस्टर हो, अगर प्रोमोटर एक्सचेंज के थ्रू बेचना चाहते हैं तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग ओएफएस कहते हैं। अब सवाल है, एक प्रोमोटर अपना शेयर्स को क्यों बेचते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका रीजन क्या है? देखिए, कभी कभी प्रोमोटर्स को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर एक प्रोमोटर्स को पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे केसेस में प्रोमोटर्स अपने पास जो होल्डिंग है उसको बेचते हैं और मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं। तो प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग्स को बेचने के लिए ओएफएस के रूप में अपना शेयर्स बेचते हैं एक्सचेंज के माध्यम से
और आसानी से बेच पाते हैं क्योंकि एक्सचेंज में ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है। जो भी इन्वेस्टर, चाहे रिटेल इन्वेस्टर या फिर नॉन रिटेल इन्वेस्टर, आसानी से एक्सचेंज से उस शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग्स को बेचकर एक्सचेंज के माध्यम से फटाफट पैसों का अरेंज कर लेते हैं। जो कंपनी ऑलरेडी एक्सचेंज में लिस्टेड है उस कंपनी का शेयर बेचना बहुत ही आसान है एक प्रोमोटर के लिए। तो अपना होल्डिंग्स एक्सचेंज के माध्यम से आसानी से बेचते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में है। इसी प्रकार से जब एक प्रोमोटर्स को पैसों की जरूरत पड़ती है, अपना होल्डिंग्स को एक्सचेंज के द्वारा बेचते हैं और उनको जो पैसों की जरूरत है इसी प्रकार से वो अरेंज करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में 2012 में ओएफएस का जो कॉन्सेप्ट है इसको लॉन्च की और इसमें ये भी रूल्स है, कोई भी प्रोमोटर के पास अनलिमिटेड शेयर्स नहीं होना चाहिए। उसमें एक लिमिटेशन होता है, जो एक कंपनी का शेयर्स इतने % प्रोमोटर होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर किसी प्रोमोटर के पास ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग है तो ओएफएस के रूप में उसको बेचकर अपना होल्डिंग्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे शेयर मार्केट में नए नए शेयर्स आते रहते हैं ओएफएस के रूप में, यानी प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग्स को बेचते हैं पब्लिक को, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर नॉन रिटेल इन्वेस्टर हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स का फ्लो बढ़ती है। इसी तरह नए नए आउटसाइड इन्वेस्टर भी आकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, खरीद सकते हैं। मार्केट की ग्रोथ और एक्सपेंशन देखने को मिलती है। अब मैं बताऊंगा कि ओएफएस में किस तरह पार्टिसिपेट की जाती है। देखिए, ओएफएस में कभी भी आप बाई नहीं कर सकते हैं, यानी शेयर्स को आप बाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको बीट करना होगा। जैसे आईपीओ खरीदने के लिए आपको बीट करना पड़ता है, उसी तरह ओएफएस में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बीट करना होगा। अब कौन बीट कर सकता है? किसी भी तरह की मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर नॉन रिटेल इन्वेस्टर हो, अगर वो स्टॉक ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड है तो ओएफएस के लिए बीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जिस कंपनी का ओएफएस बाजार में आ रही है उस कंपनी का दूसरा कोई अगर प्रोमोटर्स या फिर उस ग्रुप का अगर कोई प्रोमोटर्स इसमें बीट करना चाहते हैं तो उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह का प्रोमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते हैं। तो बीट करने के लिए 2 दिन टाइम होता है। डे 1 यानी ट्रेडिंग डे, जिस दिन बेसिकली नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होते हैं मार्केट, यानी नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, किसी भी तरह की कॉर्पोरेट या फिर अदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर्स, एचयूएफ, एनआरआई, इस तरह के जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट डे यानी ट्रेडिंग डे में वो लोग बीडिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, जितने भी इश्यूज बाजार में आ रही है ओएफएस के रूप में, उसका 25% इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व रहती है। तो 25% ऑफ होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनी इसमें बिडिंग कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लगा होगा कि नॉन रिटेल इन्वेस्टर फर्स्ट डे ही अगर सारे शेयर्स खरीद लेते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या बचेगा? तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेकेंड डे ओपन होता है, यानी T+1 डेज में मार्केट खुलती है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% की शेयर्स रिजर्व रहती है। यानी कोई भी कंपनी, उसका प्रोमोटर्स अगर अपना शेयर्स ओएफएस के रूप में बेचना चाहते हैं, जितने भी शेयर्स वो बेचना चाहते हैं उसका 10% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे, मेरे जैसे किसी भी तरह के इंडिविजुअल्स इस 10% शेयर्स में हम लोग बीट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा ऑफर फॉर सेल के लिए सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जिस कंपनी का प्रोमोटर्स अपना शेयर्स ओएफएस के रूप में बेचना चाहते हैं, वो कंपनी स्टॉक मार्केट का टॉप 200 लिस्टेड कंपनी में होना पड़ेगा। अब ये टॉप 200 कैसे बनती है? वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस के आधार पे उसका रैंकिंग बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने बनाई कि ओएफएस का 25% ऑफ शेयर्स इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व होगी, और उसके साथ साथ 10% रिजर्वेशन रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी होना चाहिए। अगर कोई नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर के पास शेयर कैपिटल के 10% से भी अधिक अगर होल्डिंग है तो अपना होल्डिंग रिड्यूस करने के लिए वो ऑफर फॉर सेल कर सकता है। जो कंपनी ओएफएस ला रही है, कम से कम 2 दिन पहले एक्सचेंज
एक्सचेंज को नोटिस देना होगा, बताना होगा कि हमारी कंपनी का ओएफएस आ रही है। बहुत सारे लोगों में ओएफएस क्या है, आईपीओ क्या है, इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन होते रहती है। कुछ लोगों को लगता है दोनों सेम टू सेम है, कुछ लोगों को लगता है नहीं दोनों बिल्कुल अलग है। तो चलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ओएफएस क्या है, आईपीओ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन का आधार पे समझाऊंगा। देखिए, ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर कंपनी के एक प्रोमोटर्स अपने पास जो होल्डिंग है उसको एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं, जहां पर किसी भी तरह की इन्वेस्टर उसको खरीद सकते हैं। लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स बेचती है पब्लिक को, ताकि कंपनी को कुछ पैसा मिले, कंपनी को कुछ कैपिटल मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन, ओएफएस का जो मेन पर्पस होता है, प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है उसको बेचकर वो पैसा जुगाड़ करते हैं और वो शेयर्स इन्वेस्टर के पास आ जाती है। लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में न्यू शेयर्स इशू की जाती है और कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को बेचती है और इसके द्वारा कंपनी एक्स्ट्रा कैपिटल अरेंज करती है। ओएफएस इशू होने के बाद कंपनी का कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स था वो इन्वेस्टर के पास आ जाती है, इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स का किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं होती है। लेकिन आईपीओ के केस में न्यू शेयर्स इशू की जाती है। पहले जितनी शेयर्स थी कंपनी के पास और कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स इशू की गई हैं, क्योंकि कंपनी को थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है। इसी तरह कंपनी का कैपिटल भी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज होती है। ओएफएस में कंपनी का जो प्रोमोटर्स के पास शेयर्स है वो डायरेक्ट पब्लिक के पास आ जाती है। लेकिन आईपीओ में कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है और कंपनी से डायरेक्ट वो शेयर्स पब्लिक के पास आ जाती है। ओएफएस का पूरा प्रोसेस होने में करीबन 1 दिन टाइम लगती है। ये टिपिकली 1 दिन का कहानी है, लेकिन आईपीओ का जो कहानी है करीबन 3 दिन समय लग सकती है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। ओएफएस इशू करने के लिए अंडरराइटर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ पे अंडरराइटर बन सकती है। लेकिन आईपीओ इशू करने के लिए किसी भी तरह की कोई अंडरराइटर की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ओएफएस का प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा। ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिस्टेड किया हूं ताकि आपको सारे के सारे स्टेप्स दिखे और समझ में आए। सबसे पहला स्टेप्स, साइज एंड ब्रोकर अपॉइंटमेंट। देखिए, कोई भी प्रोमोटर अगर अपना होल्डिंग्स ओएफएस के रूप में बेचना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में मिनिमम ओएफएस साइज होना चाहिए इंडियन मनी में 25 करोड़ रुपया। नॉर्मली 25 करोड़ रुपया से कम अमाउंट का ओएफएस इशू नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में सेलर ब्रोकर्स को अपॉइंटमेंट करती है ताकि एक्सचेंज के थ्रू उसका शेयर्स फटाफट बिक जाए। तो ओएफएस का प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है अनाउंसमेंट एंड नोटिस। यहाँ पर सेलर्स एक्सचेंज को बताती है और ये बताने का टाइम जिस दिन शेयर्स का बिडिंग होगा उससे 1 दिन पहले 5 बजे से पहले एक्सचेंज को बताना पड़ता है जो कौन सी प्रोमोटर है जिसका शेयर्स का बिडिंग होने वाला है ओएफएस के रूप में, कौन सी एक्सचेंज के थ्रू बेचा जाएगा, शेयर्स का जो बिडिंग होगा उसका फ्लोर प्राइस कितना होगा। फ्लोर प्राइस का मतलब है ये ऐसा एक प्राइस है जिसके नीचे बिडिंग एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो भी नोटिस में मेंशन किया जाएगा। अगर किसी का बिडिंग एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको एलोकेट कैसे किया जाएगा शेयर्स। हमारे यहाँ पे 2 ही प्रोसेस है एलोकेशन का, एक है मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस बेसिस और एक है सिंगल क्लियरिंग प्राइस बेसिस। इन दोनों में से कौन सी एलोकेशन मेथोडोलॉजी एप्लीकेबल है वो पहले से ही बताना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी बेचा जाएगा ओएफएस के रूप में, ब्रोकर्स का नाम क्या है, और अगर कोई भी कारण की वजह से अगर ओएफएस को कैंसिल किया जाता है या फिर विड्रॉल किया जाता है उसका भी सारे कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा उसी नोटिस में। ये सब जानकारी एक्सचेंज को देना पड़ता है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफर एक्सपेंसेस जैसी सारी इंफॉर्मेशन नोटिस के रूप में एक्सचेंज को दी जाती है और वो अप्रूव हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद सेलर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सचेंज का वेबसाइट में ही एडवर्टाइजमेंट होती है, यानी जिस एक्सचेंज के थ्रू ओएफएस इशू होने वाले हैं, जहां पर बीड होने वाले हैं, तो उसी एक्सचेंज के वेबसाइट में ओएफएस का एडवर्टाइजमेंट होती है। यानी ओएफएस के बारे में बताया जाता है जो इस दिन इस कंपनी का शेयर्स का बिडिंग होने वाला है ओएफएस के रूप में।
इसके रिलेटेड कोई भी अगर खर्चा होता है वो सारे के सारे खर्चा सेलर्स का ही होता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फ्लोर प्राइस, ये भी एक्सचेंज को बताना पड़ता है। जिस दिन शेयर का बिडिंग स्टार्ट होने वाला है उससे एक दिन पहले, कम से कम 5 बजे से पहले, कुछ केसेस में 6 बजे तक भी एक्सेप्टेड है, सेलर एक्सचेंज को बताएगा जो ओएफएस में बिडिंग करने के लिए फ्लोर प्राइस इतना होना चाहिए। फ्लोर प्राइस का मतलब है ऐसा एक प्राइस जिसके नीचे बिडिंग एक्सेप्टेड नहीं है। तो जो कोई भी इन्वेस्टर ओएफएस में बिडिंग करना चाहता है, फ्लोर प्राइस के ऊपर प्राइस में बिडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, डिस्काउंट बाय सेलर। जैसे कि मैंने बताया कि 10% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रहती है। तो रिटेल इन्वेस्टर ओएफएस में पैसा निवेश क्यों करेगा, उसमें बिड क्यों करेगा? क्योंकि वही शेयर्स बाजार में भी बिक रही हैं और इधर भी ओएफएस में आ रही हैं। बाजार में जितने रेट में बिक रही है उससे सस्ते रेट में कभी कभी सेलर्स रिटेल इन्वेस्टर को ओएफएस के रूप में बेचती है। तो इसमें उसका डिस्काउंट रेट कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा, कितना परसेंट रिजर्वेशन रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ये सारी चीज पहले से ही नोटिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है एक्सचेंज को। इसका टाइमलाइन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 दिन के लिए मार्केट खुलती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। एक दिन नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट ओपन होती है और जिस दिन नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट होती है उसी का नेक्स्ट दिन यानी T+1 डे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट ओपन होती है। और जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं बीट को, तो वो T+1 डेज तक भी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिडिंग करने का जो टाइमिंग है सुबह 9:15 से लेकर 3 बजे तक बिडिंग करने का टाइम होता है। इसके बीच में कभी भी बिडिंग किया जा सकता है। कोई भी इन्वेस्टर अगर ओएफएस के लिए बीट करना चाहते हैं तो उनके पास एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। किसी भी रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ओएफएस में बीट कर सकते हैं। बीट करने के लिए वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट पोर्टल, या फिर ऑफलाइन मोड में डीलर का भी सपोर्ट लेकर वो ओएफएस में बीट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने बोला, कि एक रिटेल इन्वेस्टर फ्लोर प्राइस पे या फिर फ्लोर प्राइस के ऊपर रेट में बीट कर सकते हैं। बीट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एक बार बीट हो गया और बीट एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद जब एलोकेशन होती है उसमें 2 ही प्रोसेस है, सिंगल क्लियरिंग प्राइस प्रोसेस और मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस प्रोसेस। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस पहले से ही एक्सचेंज को बताया जाता है जो इस प्रोसेस में शेयर्स का एलोकेशन होगा। इसमें एक काट ऑफ प्राइस भी होता है। काट ऑफ प्राइस वही प्राइस होता है सबसे कम प्राइस जिस प्राइस में ओएफएस का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होता है। तो जब कोई इन्वेस्टर ओएफएस में बीट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट विंडो ओपन होता है जहां पर जाके वो बीट कर सकते हैं। और जब भी बीट करेंगे 100% अपफ्रंट कैश मनी पेमेंट करना पड़ता है। इसमें मार्केट प्राइस का तो कोई सवाल ही नहीं है। इन्वेस्टर जिस प्राइस में अप्लाई करना चाहता है वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, यानी लिमिट्स बीट्स यूज करना पड़ेगा। एक सिंगल बायर मल्टीपल ऑर्डर बीट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर फ्लोर प्राइस के नीचे अप्लाई करना चाहते हैं, बीट करना चाहते हैं, इस तरह का बीट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो बिडिंग स्टार्ट करने के लिए नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए जिस दिन बिडिंग का प्रोसेस किया जाता है उसका नेक्स्ट दिन यानी T+1 डे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन किया जाता है। यानी नॉन रिटेल कैटेगरी के पहले दिन होता है और नेक्स्ट दिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए होता है। अगर नॉन रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, यानी जितने की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम अगर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ऐसे केसेस में रिटेल इन्वेस्टर के लिए दरवाजा खुल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में रिटेल इन्वेस्टर फ्लोर प्राइस में भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेलर्स डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। उसका परसेंटेज कितना होगा, कितने अमाउंट का डिस्काउंट होगा, तो वो सारे डिस्काउंट काट ऑफ प्राइस जो होता है जो डिटरमाइन किया जाता है उसके ऊपर बेस करके डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दिया जाता है रिटेल इन्वेस्टर को। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है सेटलमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि 100% अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है T+1 डेज को, यानी रिटेल इन्वेस्टर 100% मार्जिन देके बीट करते हैं। और यहाँ पे 0% मार्जिन बीट्स भी होता है।
जहां पे T+2 डेज में 1 बजे से पहले वो सारे मार्जिन क्लियर करना पड़ता है। जैसे ही बीडर से फंड कलेक्ट हो गया, मार्जिन क्लियर हो गया, उसके बाद उसको शेयर्स का एलोकेशन किया जाता है। जैसे ही शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, कौन सी बायर्स को कितना अलॉटमेंट हो रहा है, कितने रेट में अलॉटमेंट हो रहा है, कितने क्वांटिटी अलॉटमेंट हो रहा है, तो एक्सचेंज के द्वारा सारे टर्म्स कंडीशन के हिसाब से ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्लाइंट्स को मिलता है। क्लाइंट्स उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और उसको समझ में आता है जो कितने शेयर्स कौन सी रेट में कितनी क्वांटिटी उसको एलोकेट किया गया है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कैंसिलेशन ऑफ ऑफर। जिस दिन नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट ओपन होती है, उस दिन अगर नॉन रिटेल इन्वेस्टर सफिशिएंट नहीं मिलता, यानी बीडिंग अगर कम होता है, तो ऐसे केसेस में सेलर के पास ये राइट होता है, वो चाहे तो ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं। यानी नॉन रिटेल इन्वेस्टर का बीडिंग होने के बाद भी वो चाहे तो पूरे के पूरे रिटेल इन्वेस्टर और नॉन रिटेल इन्वेस्टर का सारे बीडिंग को कैंसिल कर सकते हैं, ओएफएस को कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि ओएफएस की बेनिफिट, ओएफएस के थ्रू शेयर्स बेचने को क्या फायदा है या फिर इन्वेस्टर का क्या फायदा है, इन सारे चीज के ऊपर मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए, जो कंपनी ऑलरेडी एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर उसका कोई प्रोमोटर्स यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर अपना शेयर्स को बेचना चाहते हैं ओएफएस के रूप में, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लीगल चार्जेस है, बहुत सारे प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस करना नहीं पड़ता है। जैसे कि अंडरराइटिंग फीस, लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारे फीस इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो इसमें एक प्रोमोटर का खर्चा बच जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, यहाँ पे बहुत ही एफिशिएंट वे में काम किया जाता है। देखिए, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर उस कंपनी का मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ाना है, शेयर्स बढ़ाना है, तो ऐसे केसेस में प्रोमोटर अपना शेयर्स बेच देते हैं। तो लिक्विड करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और इसी तरह फंड भी रेज किया जाता है। नॉर्मली पूरा प्रोसेस होने में 1 दिन टाइम लगता है और स्टॉक को सेटलमेंट करने में 2 दिन टाइम लगती है, तो यही इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पर बहुत ही क्विक एग्जीक्यूशन होती है, जैसे कि मैंने बोला 1 दिन प्रोसेस होता है और 2 दिन के अंदर उसको सेटलमेंट किया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टर को किसी भी तरह की फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड में सेलर्स को भी लेंथी प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आसानी से एक प्रोमोटर्स अपना शेयर्स को बेच सकते हैं एक्सचेंज के माध्यम से। यहाँ पर जो भी चीज़ें होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, इन्वेस्टर को हर चीज़ दिखता है, कब से बीडिंग होगा, बीडिंग का फ्लोर प्राइस कितना होगा, कटअप प्राइस कितना होगा, कौन सी प्रोसेस में शेयर्स को एलोकेट की जाएगी, कौन सी डेट में बिडिंग स्टार्ट होगा, वो पूरी की पूरी जानकारी एक्सचेंज के वेबसाइट में रहती है और ब्रोकर भी ओएफएस का सारे डिटेल्स जानकारी देते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ये फ्लेक्सिबल है। देखिए, एक सेलर कितना शेयर्स बेचना चाहते हैं ओएफएस के रूप में, इसका पूरा लिबर्टी है, और एक इन्वेस्टर कितना शेयर खरीदना चाहते हैं उसका भी एक लिबर्टी है। अब भले ही एक मिनिमम मैक्सिमम का लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर चाहे सेलर हर कोई अपने हिसाब से शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। और अगर सेलर्स का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ तो ऐसे केसेस में ओएफएस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ओएफएस का डिसएडवांटेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है लिमिटेड विंडो टू प्रैक्टिस। ओएफएस में पार्टिसिपेट करने के लिए विंडोज बहुत ही लिमिटेड होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ओएफएस का प्रोसेस 1 दिन में होती है। एक दिन नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होती है और नेक्स्ट दिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होती है। लेकिन आप अगर एफपीओ या फिर आईपीओ में देखेंगे, करीबन 3-4 दिन वहाँ पे टाइम मिलता है, तो इन्वेस्टर के पास टाइम होता है डिसीजन लेने में, जो उसको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन ओएफएस केस में सिर्फ 1 ही दिन ही टाइम होता है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एलोकेशन बहुत ही कम होता है। जैसे कि मैंने कहा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए कम से कम 10% ओएफएस रिजर्व रहती है, यानी सिर्फ 10%। पावर सप्लाईज कंपनी के केस में मैक्सिमम 20% होती है, जहां पे आईपीओ में 35% तक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रहती है। यानी आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व शेयर्स का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, एज ए इन्वेस्टर जब हम लोग ओएफएस में अप्लाई करना चाहते हैं, बीट करना चाहते हैं, उस समय सामने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। मिनिमम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी एक्सचेंज में लिस्टेड है, सारे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के पास है, सेबी के पास है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं देते और एक्सचेंज सेबी भी उतनी जानकारी नहीं लेती है। मिनिमम इन्फॉर्मेशन रहते हैं। कभी कभी एक इन्वेस्टर के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, ओएफएस में बीट करना, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है, मार्केट वॉलेटिलिटी। देखिए, ओएफएस का जो शेयर का प्राइस है वो डिटरमाइन होता है मार्केट का डिमांड और सप्लाई के आधार पे। कभी कभी मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी मार्केट बहुत ऊपर तरफ चले जाते हैं या फिर मार्केट नीचे तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टर का प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो आशा करता हूँ ओएफएस क्या है और ओएफएस का डिटेल्स मैंने जानकारी दिया, ये आपको समझ में आया। आशा करता हूँ जब भी आप ओएफएस में बीट करेंगे या फिर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो ऐसे केसेस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरे वीडियो को लाइक्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिना जानकारी में स्टॉक मार्केट आसान नहीं है। इसीलिए सोच कर समझ कर निवेश कीजिए।